तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि अभी तो हमने पढ़ा सिर्फ करंट जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये एक नई चीज़ है जो हम पढ़ने वाले हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम की चीज़ क्या होती है। अब मैं ये बात बता दूं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ की गई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, इसको समझने से पहले एक बार हम कंडक्टर के अंदर की कहानी को समझते हैं। देखो, ये अपने पास क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के क्रॉस मैंने अभी तक कोई बैटरी या सेल कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है। तो क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, भरे हुए कि नहीं भरे हुए? बिल्कुल सही है। अब इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है क्या इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव कर रहा है या रुका हुआ है? बोलो, क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है या मूव कर रहा है? तो जब बाहर से सेल या बाहर से बैटरी अप्लाई नहीं करते तो तुमने ये तो देखो पढ़ा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर कितना होता है, जीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा है। ये कब होता है? फॉर आइसोलेटेड कंडीशन, आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब क्या है कि बाहर से सेल कनेक्ट नहीं किया, इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। बट सेल कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, वो कहानी अभी इसमें पढ़ने वाले हैं। अभी क्या कहानी है? कहानी ये है कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन है दे आर मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से मूव कर रहे हैं। और स्पीड बहुत ज़्यादा है क्योंकि स्पीड जो है ये बहुत ज़्यादा है। अब देखो ये हो कैसे रहा है, सीधी सी बात है, तुम्हें पता है कि कंडक्टर में जो मूव कर सकता है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन। और वो भी कौन से, फ्री इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस में प्रेजेंट होते हैं। होता है ना, एटम है, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, कौन सा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, वही मूव करता है, वही करंट फ्लो करवाता है, वही कारण होता है करंट का। ये थोड़ा थोड़ा आइडिया तुमने पहले पढ़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर, तो अब कंडक्टर के अंदर तो लाखों करोड़ों एटम्स हैं, उसमें और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अंदर का टेम्परेचर और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर अलग होता है। मान लो अंदर का टेम्परेचर मैं कहता हूँ 15 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट का फ्लो बाहर से अंदर की तरफ होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या करेगा, मूव करेगा। अब मूव करेगा तो स्पीड कितनी है, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा स्पीड है। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से u1 स्पीड से मूव करता है, एकदम खचैक ऐसे मूव कर गया क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है ना। बट एट द सेम टाइम कंडक्टर के अंदर क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, तो क्या करेगा, वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाके तो टकरा जाएगा और रुक जाएगा, क्योंकि वो बाहर से हीट लगातार लेता रहता है और मूव करता रहता है। या इसको इस तरह समझ लो कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो रैंडमली मूव करता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, रैंडमली। रैंडमली मूव कर रहा है, इधर उधर इधर उधर कहीं, जैसे ऐसे, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ चला गया, वापस यहाँ आ गया। यानी कि इस तरह से कहीं भी उसका मोशन फिक्स नहीं है, अभी फिलहाल कहाँ जाना है इसको पता ही नहीं है, बस उसको एनर्जी मिली हुई है और इधर धूम धड़ाम ऐसे 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 मूव कर रहा है। तो तुम यहाँ देखो, जब मूव करके वो वापस वहीं आ गया, मान लो मैं हूँ, मैं इस कमरे में इधर उधर घूम के वापस यहीं आ जाऊँ, तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मेरा, जीरो होगा। अगर मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। बट डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो। बट क्या मेरी स्पीड जीरो है, नहीं, मूव तो मैं फिर भी कर रहा हूँ, मूव तो करके आया हूँ, तो मेरी एवरेज स्पीड तो जीरो नहीं है, बट मेरी एवरेज वेलोसिटी जरूर जीरो है। तो इसको बोलते हैं एवरेज थर्मल वेलोसिटी, है ना। ये जो मूव करके आया एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहे हैं और जिनकी इनिशियल इस तरह की जो वेलोसिटी वो क्या आएगी, जीरो आएगी।
तो वास्तव में देखो क्या है कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा है और वेलोसिटी कितनी है, 0। ये कब की कहानी है, जब मैंने यहाँ कोई सेल कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की है, ये उस टाइम की कहानी है। पर जैसे ही मैं इस कंडक्टर के अक्रॉस जैसे ही कोई सेल कनेक्ट कर दूंगा, कोई बैटरी कनेक्ट कर दूंगा, तो क्या होगा। अब तुमने पढ़ा है कि भाई सेल है, सेल क्या प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर देगा। अब सेल का ये पॉजिटिव सिरा या नेगेटिव सिरा मानते हैं। अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, जो पॉजिटिव सिरा है यहाँ पे पोटेंशियल V वोल्ट होगा, नेगेटिव सिरा यहाँ पोटेंशियल कितना मानते हैं, 0 वोल्ट होगा। अब एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर देगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा। तो आइसोलेटेड कंडीशन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बट आइसोलेटेड कंडीशन जब टूट जाएगी, यानी कि बाहर से मैं कोई सेल अप्लाई कर दूंगा, तो एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और यहाँ जो चार्ज प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज होता है तो उस पर फोर्स का फॉर्मूला क्या लगता है, Q इंटू में E, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव माइनस का E इंटू ई। यानी कि नेगेटिव साइन क्या शो करता है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वो कहाँ जा रहा है, इस तरफ। एट द सेम टाइम जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करता है, जो इनका पाथ पहले रैंडम था उसको एक नेट डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देता है। समझो इसको, यानी कि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अब भी वैसे ही रैंडमली इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, और वापस यहाँ आने के बजाय यहाँ तक रह जाएगा और एक नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा उसको इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है उसकी तरफ एक नेट उसको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो इसलिए उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी। तो मैं जो कह रहा था कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पहले वेलोसिटी थी 0, अब जो है उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ आएगी, बट वो स्पीड से तो बहुत कम होगी ना, यानी कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच मच ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहानी समझ में आई। जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और जो वेलोसिटी आएगी वो बहुत थोड़ी आएगी। और ये जो वेलोसिटी आई ना, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड आएगी। आगे हम पढ़ेंगे, निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये चीज़ वेलोसिटी स्पीड से बहुत थोड़ी है, बहुत कम है। तो देखो एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसी में क्या है, यानी कि जो कहानी अब तक हमने पढ़ी है, इसी कहानी में थोड़ा सा हम समझें इसको डिटेल में, और कि अभी क्या हो रहा है। यहाँ देखो बेसिकली कंडक्टर ये है, और कंडक्टर में हमने यहाँ से सेल कनेक्ट कर दिया। सेल कनेक्ट करने के बाद देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ दौड़ रहे हैं, इस तरफ, और पॉजिट्रॉन कहाँ दौड़ रहे हैं। देखो ये होल्स को मैं पॉजिट्रॉन बोलूँगा। और जब भी मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट की बात करूँगा, चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैं पॉजिट्रॉन की बात करूँगा, चार्ज यहाँ से जा रहा है। सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए ई ले सकते हैं हम, बट आपके माइंड में ये होना चाहिए कि एक्चुअली में दौड़ कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से करंट हो रहा है, बट फ्लो हम मानेंगे इस तरफ है और इसका फ्लो इस तरफ है। तो जब भी बात करेंगे तो इसकी करेंगे, इसकी नहीं करेंगे, ठीक है। बट माइंड में याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है। और ऐसा कब होता है, जब बाहर से हमने सेल अप्लाई किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट मिला, थोड़ी सी वेलोसिटी आई, उसी को क्या बोला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहले हमने जो पढ़ा कि इसको अप्लाई करने से पहले अगर पहले इलेक्ट्रॉन की स्पीड u1 है, दूसरे की u2 है, तीसरे की u3 है, अप टू सो ऑन, और इनका एवरेज निकाल दूं तो उनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या आती थी, 0। मैंने लिखा था ना एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0। थर्मल क्यों बोला, क्योंकि बाहर से हीट लेके ये मूव करते हैं, इसलिए थर्मल। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, 0। बट ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 ज़्यादा समय के लिए नहीं होती, ये तब तक के लिए होती है जब तक कंडक्टर फ्री रखा है। इसीलिए मान लो ये कंडक्टर है, ये वायर है,
इसको बाहर बैटरी से कनेक्ट ना करो, किसी सोर्स से कनेक्ट ना करो, करंट लगेगा? नहीं लगेगा। कोई भी तार ले लो, कोई भी कंडक्टर ले लो, उसको छू लो, करंट लगता है? नहीं लगता ना, क्योंकि मोशन ही नहीं है भाई। एक्चुअली में तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बट उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 है, तो करंट कॉन्स्टिट्यूट हो ही नहीं रहा। करंट कॉन्स्टिट्यूट कब होता है? जब यहां से एक सोर्स ऑफ एनर्जी हम लगा देंगे, यानी कि यहां बैटरी लगा देंगे। मान लो बैटरी का पोटेंशियल है V वोल्ट। अब बैटरी बेसिकली क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस तो प्रोवाइड करता है, यहाँ V पोटेंशियल, यहाँ 0 पोटेंशियल। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ V पोटेंशियल है, यहाँ 0 पोटेंशियल है। अब यहाँ से मैं कह रहा हूँ पॉजिट्रॉन की बात कर रहा था। इस पॉजिट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? इस पॉजिट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ गया है ना, तो इस पॉजिट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? EV होगी। अरे भाई एनर्जी पोटेंशियल इनटू में चार्ज, भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला होता था? चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज कितना है इस पर? E। पोटेंशियल कितना है इसका? V। तो E इंटू V। यहाँ पर पॉजिट्रॉन की जो एनर्जी है वो कितनी है? EV। यहाँ कितनी होगी? यहाँ एनर्जी कितनी होगी? 0। यहाँ एनर्जी कितनी होगी? EV। एनर्जी 0 है ना, क्योंकि पोटेंशियल 0 इंटू समथिंग 0। तो यहाँ पॉजिट्रॉन की एनर्जी EV है, यहाँ उसकी एनर्जी 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक जाके एनर्जी उसकी 0 होगी, तो एनर्जी कहाँ गई? कहाँ गई एनर्जी? कौन ले गया एनर्जी को? कंडक्टर खा गया। तो कंडक्टर क्या कर गया? इस एनर्जी को खा गया, यानी खाली यूज कर गया। तो ये वही चीज है, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर की जगह आप मान सकते हो कोई पंखा है, कोई कूलर है, कोई मोटर है ना, उनको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए ना भाई। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जैसे बैटरी को ऑन किया, बैटरी से यहाँ से आई एनर्जी, उस एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करने का काम किसने किया? पॉजिट्रॉन ने। ठीक है, ये वही एनर्जी है जो कंडक्टर यूज करता है। हम कहते हैं ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, है ना, कहते हैं ना पंखा चलता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एनर्जी सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी में, इसलिए क्या हो जाएगा? 0। तो कुल मिला के क्या है कि पॉजिट्रॉन पहले खाली बैठा था, कुछ नहीं कर रहा था। जैसे ही बैटरी कनेक्ट हुई इसके पास एनर्जी आ गई, एनर्जी आते क्या करना शुरू किया? इसने मूव करना शुरू किया, और ये मूव करते 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 यहाँ पहुँच गया, मूव करता करता गया और यहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद एनर्जी 0 के बाद दोबारा किसकी तरफ मूव करेगा? बैटरी की तरफ, सेल की तरफ। कहेगा भाई कुछ एनर्जी दे दो, एनर्जी ख़त्म हो गई है। बैटरी ने कहा चल बेटा ठीक है, तू ले एनर्जी और ले, चिंता मत कर दो। इसने फिर एनर्जी ली और आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ से दोबारा गया, ये फिर ख़त्म होने के बाद फिर मांगा। तुमने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू फिर ले, फिर लिया, फिर आया, फिर मूव। यानी कि क्या हो रहा है कि बार बार ये एनर्जी ले रहा है, जा रहा है, 0 कर दे रहा है, फिर आ रहा है, एनर्जी ले रहा है। यानी कुल मिला के ये जो पॉजिट्रॉन है क्या कर रहा है? ये एक कैरियर का काम कर रहा है, जो एनर्जी को कैरी करके लेके जा रहा है, एनर्जी को कैरी करके लेके जा रहा है। तो ये चार्ज कैरियर का काम कर रहा है, इसको क्या बोल देंगे? चार्ज कैरियर। ठीक है, तो ये पॉजिट्रॉन कैरी करके, एक तरह से ये क्या है? ये ट्रक मान लो इसको, जो एनर्जी भर भर के ला रहे हैं और एकदम उड़ेल दे रहे हैं। ले भाई, फिर गया भर के लाया, ले भाई, फिर गया भर के आया, ले भाई। तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र करने का ये काम करता है, सिर्फ कैरियर करता है। तो एक्चुअली में ये जो सेल है, ये जो बैटरी है, ये क्या प्रोवाइड कर रही है? एनर्जी। इट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग अ चार्ज। कई बुक्स में लिखा होता है चार्ज इज सप्लाइड फ्रॉम द बैटरी। बैटरी कभी चार्ज सप्लाई नहीं करती भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे तुम, बैटरी कभी चार्ज सप्लाई नहीं करती। बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगी, बस इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी, पोटेंशियल से एनर्जी आएगी, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और यही सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, तो बेसिकली जो यहाँ से पॉजिट्रॉन जो जाते हैं ना, वो एक मतलब सेना की तरह होते हैं। सेना देखिए, सेना जब चलती है लेफ्ट राइट एक साथ, लेफ्ट पैर एक साथ राइट पैर चलते हैं ना, किसी ने एनसीसी में लिया होगा तो किया भी होगा। तो मान लो यहाँ बहुत सारे जो हैं ये पॉजिट्रॉन्स हैं। अब ये क्या करेंगे?
एक साथ मूव करेंगे। अब मैं इनको सिंबल ले रहा हूँ, ठीक है, ई ई ई ई, भरे पड़े इलेक्ट्रॉन। ये सब के सब कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वी डी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी डी से मूव कर रहे हैं भाई ये सारे के सारे, वी डी वी डी वी डी वी डी, एक साथ एक ही स्पीड से मूव करें तो टकराएंगे? बिल्कुल नहीं टकराएंगे। अभी मार्च करते हैं, जो सेना मार्च करती है बिल्कुल एक साथ एक स्पीड होती है, तो क्या आगे वाला जो सोल्जर है पीछे वाले सोल्जर से टकराता है, या पीछे वाला सोल्जर कभी आगे वाले सोल्जर से टकराता है? नहीं टकराता। क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो बीच का गैप कांस्टेंट रहेगा, टकराएंगे नहीं, आराम से चलेंगे, छकम 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 छकम, और क्या बनेगा, करंट बनेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, करंट चलता रहेगा। तो ये एक्चुअली ये कहानी है इसके अंदर की, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको। तो अब हम करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को। तो ये चीज़ आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ। तो एक्चुअली में क्या कहानी हो रही है, दो कहानियां हैं, एक बैटरी कनेक्ट करने से पहले और एक बैटरी कनेक्ट करने के बाद। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जीवन काल कब से शुरू होता है, बैटरी कनेक्ट करने के बाद। बैटरी कनेक्ट करने से पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो इट इज द एवरेज वेलोसिटी with which an electron get drifted towards the positive plate of conductor। ये वो एवरेज वेलोसिटी है जिससे कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कंडक्टर की तरफ क्या करता है, ड्रिफ्ट करता है। देखो एक होता है मूव करना, एक होता है ड्रिफ्ट करना। ड्रिफ्ट होता है सरकना, सरक सरक के जाना, एक तो सीधे चलना, एक सरक सरक के, सरक सरक मतलब बहुत धीरे धीरे, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है, इसलिए मैं नहीं कहते मूव कर रहा है, हम कहते हैं ड्रिफ्ट कर रहा है, सरक रहा है, सरक सरक के जा रहा है, ठीक है। तो सरक सरक के जाने को क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसको वी से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जरा एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो मान लो भाई वही कंडक्टर है हमारे पास, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। इस कंडक्टर का एरिया ए है, लेंथ एल है। ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा वी से, पॉजिटिव इधर मूव करेगा वी से, होल्स ये इलेक्ट्रॉन। अब देखो जैसे ही सेल कनेक्ट करेंगे वी वोल्ट का, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा जिससे फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई होता है ना, F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई, बट चार्ज कितना है माइनस, तो माइनस ई इंटू ई। ऑल्सो न्यूटन सेकेंड लॉ से F क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल्स टू एम ए होता है ना भाई, तो F हो गया एम ए। इस इक्वेशन 1 से और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से एम ए किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ई इंटू ई। तो यहाँ से ए कितना आएगा, माइनस ई अपॉन एम। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, क्या आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो क्या सभी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? अगर इसको देखें, क्या सभी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? तो यहाँ देखो ई कांस्टेंट है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई करने वाला जो सेल एक बार फिक्स कर दिया तो कर दिया, अगर इसको आप नहीं घटा बढ़ा रहे हो तो ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन का मतलब तो ये है कि लगातार स्पीड बढ़ रही है। तुम कहोगे सर इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो लगातार बढ़ रही है, अगर कंडक्टर से हम उस जो है मतलब कंडक्टर पे जो बैटरी है ज़्यादा समय के लिए अप्लाई करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट के लिए अप्लाई करेंगे, तो एक टाइम के बाद तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन दे रखा है ना, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इतनी स्पीड लगातार बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। एक्सेलरेशन का मतलब तो ये होता है ना, 11th क्लास में पढ़ा हुआ आपने, कि एक्सेलरेशन अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा तो उसका मतलब हर सेकंड में 2 की स्पीड उसकी बढ़ रही है, तो हर सेकंड में इतनी स्पीड उसकी बढ़ रही है। अगर ये बढ़ते 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 इनफाइनाइट टाइम के अंदर तो बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इस एक्सेलरेशन से मूव करता है, जैसे ही करता है वैसे ही टकरा जाता है किसी से और धड़ाम रुक जाता है। फिर क्योंकि बैटरी लगी हुई है ना, मूव किया टकराया रुक गया, क्योंकि बैटरी लगी है, दोबारा एनर्जी लेता है,
फिर मूव करता है इसी एक्सेलरेशन से, फिर टकराता है, फिर रुक जाता है, फिर मूव करेगा, फिर टकराएगा, फिर रुक जाएगा। तो लगातार ये प्रोसेस होता रहता है, इसीलिए उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ पाती और लगातार डिक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है, होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो ऑन एन एवरेज जो स्पीड आती है वो बहुत कम आती है, उसी को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वही हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखो अब एक्सेलरेशन हमारे पास ये आ गया। सपोज करो हमने बैटरी जब कनेक्ट नहीं की थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल थर्मल वेलोसिटी कितनी थी, u1। जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल थर्मल वेलोसिटी, वो क्या है, पहले की u1 है, दूसरे की u2 है, तीसरे की u3 अप टू सो ऑन। और जब हमने कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने से एक नेट डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो उसकी वजह से जो छोटी वेलोसिटी आई जिसको हमने बोला फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v1, v2, v3 अप टू सो ऑन। अब इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमने निकालनी है। तो देखो हमने एक इक्वेशन पढ़ी है, v इक्वल्स टू u प्लस at, पढ़ा है ना, v इक्वल्स टू u प्लस at। अब ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन, ये t क्या है, टाइम। कौन सा टाइम है ये तो टाइम होता है ना, जब यहाँ से यहाँ चला गया तो वहीं तक का टाइम होता है। बट यहाँ ये टाइम कौन सा टाइम कैलकुलेट करेंगे तो जरा समझते हैं टाइम कौन सा है। देखो हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये यहाँ से चल के गया, यहाँ टकरा गया दूसरे इलेक्ट्रॉन से, रुक गया टकराने के बाद, फिर यहाँ से गया, इधर से गया, इससे टकराया, यहाँ रुक गया। तो एक बार कोलिजन यहाँ हुआ, एक बार कोलिजन यहाँ हुआ। तो दो कोलिजन के बीच में, चाहे इन दोनों के बीच में निकालो या इन दोनों के बीच में निकाल लो, इन कोलिजन के बीच में जो पाथ वो ट्रैवल करता है उसको क्या बोलते थे हम, फ्री पाथ। क्या बोलते थे, फ्री पाथ। इसको लैम्डा बोलते थे, है ना, फ्री पाथ। मान लो ये लैम्डा 1 है, ये फ्री पाथ, ये लैम्डा 2 है, ये फ्री पाथ लैम्डा 2 है। लैम्डा किसके बराबर होगा, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू में टाइम, यानी कि वीडी इंटू में टाइम टी। बट ये जो टाइम है इसका सिंबल वहाँ अलग होता था। क्या होता था, इन दोनों कोलिजन के बीच में लगने वाले टाइम को लिखते थे हम टॉ। याद करो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट, टॉ लिखते थे। और इस टॉ को क्या बोलते थे, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते थे, रिलैक्सेशन टाइम। ये टॉ को क्या बोलते थे, रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। किसी भी दो कोलिजन के बीच में लगने वाला जो टाइम होता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। इसका रिलैक्सेशन टाइम टॉ 1, इसका रिलैक्सेशन टाइम टॉ 2, फिर टॉ 3, फिर टॉ 4, ऐसे अप टू सो ऑन आएगा, बहुत सारे आएंगे। जितने फ्री पाथ्स होंगे उतने ही रिलैक्सेशन टाइम आएगा। तो ये फ्री पाथ है, ये रिलैक्सेशन टाइम है। तो यहाँ जो टी है इसको टी ना लेके हम क्या लेंगे, टाउ लेंगे, टाउ लेंगे। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। डेफिनेशन मैंने बता दी, एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, दो कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम ही क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो इस इक्वेशन का जरा इस्तेमाल करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। अब v है u प्लस ए टॉ, तो इसका मतलब v1 कितना होगा, u1 प्लस ए टॉ 1, क्योंकि एक्सेलरेशन सबका सेम है तो a रहेगा। v2 क्या होगा, u2 प्लस ए टॉ 2, v3 क्या होगा, u3 प्लस ए टॉ 3 अप टू सो ऑन। सो देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन है इट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो इनका एवरेज निकाल दो। एवरेज कैसे निकालते हैं, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn होल डिवाइडेड बाय n। तो vd क्या आएगा, vd क्या आएगा, v1 की जगह क्या लिखेंगे, u1 प्लस ए टॉ 1, v2 की जगह u2 प्लस ए टॉ 2, u3 की जगह u3 प्लस ए टॉ 3 अप टू सोन होल डिवाइडेड बाय n। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो, नहीं है इसको आप नोट कर लो पॉज करके जल्दी से, ताकि मैं इसको साफ करके फिर यहाँ लिख सकूँ। चलो नोट कर लिया होगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ देखो, Vd इज इक्वल्स टू u1 u2
U3 इन सबको मैंने अलग कर लिया, U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू सो ऑन UN तक सबको अलग कर लिया, डिवाइड कर दिया n से, प्लस 8O1 8O2 8O3 सब में से a कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा टो1 प्लस टो2 प्लस टो3 अप टू सो ऑन डिवाइड बाय n। अब ये चीज़ क्या आ गई, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, और ये कितनी होती है 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 प्लस a, आगे क्या है टो1 प्लस टो2 प्लस टो3 अप टू टो n होल डिवाइड बाय n। तो Vd इज इक्वल्स टू a, और ये रिलैक्सेशन टाइम है, और रिलैक्सेशन टाइम का क्या निकल गया एवरेज, तो T एवरेज, टाउ एवरेज, या खाली टॉ भी लिख देते हैं, बट यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा वेयर टॉ क्या है, इट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, नॉट रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, इट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो Vd आ गया 8O, और a कितना आया था हमारे पास माइनस का E अपॉन m, तो फाइनल आंसर आ गया, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Vd इज इक्वल्स टू माइनस E टो बाय m। अब एक चीज़ देखो, यहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट होगी फॉर इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ये इधर आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, प्रूव हो रहा है, और जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पे तो ये प्लस कर लेंगे, तो उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉज करो, नोट करो जल्दी से। चलो अब एक चीज़ और देखो, इसमें हमने यहाँ पोटेंशियल अप्लाई किया है, यहाँ पोटेंशियल अप्लाई किया है ना, यहाँ V वोल्ट था, यहाँ 0 वोल्ट था, तो इस पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो E किसके बराबर होगा V बाय L नहीं होगा, हमने पढ़ा है E इज इक्वल्स टू dV बाय dx, पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेसिकली dV क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, dx क्या है लेंथ, यहाँ लेंथ कितनी है L, तो E क्या होगा V बाय L। अगर मैं वो वैल्यू यहाँ रख दूँ तो Vd का फॉर्मूला क्या बन जाएगा माइनस E V टो बाय ml, माइनस E V टो बाय ml। देखो ये वैल्यू रख दो, इस E की वैल्यू क्या आ जाएगी V बाय L, ये आ जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब क्वेश्चन इन फॉर्मूलों पे भी बहुत आते हैं कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल कर दूँ, पोटेंशियल को डबल कर दूँ, लेंथ को डबल कर दूँ, वायर को मोटा कर दूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो यहाँ अगर देखेंगे, मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल कर दिया तो इस फॉर्मूले से क्या आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेट डबल, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल कर दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी डबल, क्योंकि मास तो इलेक्ट्रॉन का हमेशा फिक्स है, ई फिक्स है, टो फिक्स है। अब ये जो टो है ये ध्यान रखना, ये टो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अब क्या है फिर, मैं कहता हूँ पोटेंशियल को डबल कर दिया, तो पोटेंशियल को डबल करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल। मैंने कहा कंडक्टर की लेंथ को आधा कर दिया, लेंथ को हाफ करेंगे तो डबल, और लेंथ को डबल कर दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, इनवर्स है। बात आती कंडक्टर को मोटा बना दे, मोटी वायर ले पतली वायर ले, किसके लिए अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी, सेम करंट के लिए। तो यहाँ कहीं एरिया का तो रिलेशन ही नहीं है, तो वो आएगा आगे अभी करेंगे तो उसमें पता चलेगा मोटी वायर में ज़्यादा हो गया, पतली वायर में, वहाँ तुम आंसर दोगे। अभी इसको नोट करो और फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, देखो अब इसमें मैंने बता दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आती है वो होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। बहुत स्लो क्यों होता है उसका कारण भी हम एक्सप्लेन कर चुके, तो कई बार ये वैल्यू पूछ ली जाती है, पता होनी चाहिए। और विदाउट सेल कनेक्ट हो तो 10⁵ मीटर पर सेकंड, बट एवरेज 0 होती है ये। ठीक है, चलो अब एक रिलेशन निकालना हमने, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है ये फाइंड आउट करना हमको। ठीक है, चलो
वही दोबारा से कहानी समझते हैं। ये कंडक्टर है, ठीक है। ये कंडक्टर है, यहाँ से मैंने इसको सेल से कनेक्ट कर दिया। इसकी लेंथ है टोटल L, एरिया है A, करंट जा रहा है I। एक चीज़ में आपको ध्यान रखनी है, यहाँ मैंने मान लिया लेट, इसको सोल्व करने के लिए पता होना चाहिए N है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ताकि आप आगे जब कैलकुलेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को तो कैलकुलेट कर सको। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लिया। लो जी, एक छोटा सा ये कंसीडर कर लिया। यहाँ इलेक्ट्रॉन भरे हुए या कह लो पॉजिट्रॉन भरे हुए। इस एरिया से यहाँ तक हर इलेक्ट्रॉन की स्पीड है vd, और मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक आने में उनको टाइम लगा dt, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, vd dt होगी कि नहीं होगी, vd इंटू dt। देखो यहाँ से यहाँ जाने में एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड है vd, और यहाँ से यहाँ जब जाएगा तो डिस्टेंस कितना, टाइम लिया उसने dt, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू में टाइम, vd इंटू में dt। मैंने मान लिया भी यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको dt टाइम लगा, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई vd dt। इसको मैं dl लिख सकता हूँ, ये dl लेंथ है भी इतनी। अब अगर मैं ये कहूँ कि तुम मुझे ये बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम dt इज, थोड़े से टाइम में थोड़ा सा चार्ज आएगा, तो थोड़े से चार्ज को लिखते हैं dq। अब ये थोड़ा सा चार्ज कितना होगा ये बताओ। मैं कहता हूं dt टाइम में यहां से यहां इलेक्ट्रॉन गया है, तो मुझे बताओ कि इस पर्टिकुलर एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए dt टाइम में। ध्यान दो, ये क्रॉस सेक्शन है और यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलना है, ये क्रॉस सेक्शन है और इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलना है, ये क्रॉस सेक्शन, इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेगा। तो इस क्रॉस सेक्शन से dt टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन निकल चुके होंगे। क्या ये वही इलेक्ट्रॉन होंगे जो अभी एट प्रेजेंट यहाँ प्रेजेंट होंगे इस पोर्शन के अंदर, इस शेडेड पोर्शन के अंदर। यहाँ से यहाँ तक जितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वही तो dt टाइम से पहले इधर होंगे। सीधी सी बात है, dt टाइम मैंने काउंट यहाँ से शुरू किया है, तो इलेक्ट्रॉन लगातार फ्लो कर रहे हैं। इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो पहले इससे तो इधर ही होंगे ना। अब जैसे टाइम बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भर गए हैं वही तो यहाँ से निकल के गए होंगे, वही तो निकल के गए हैं ना। तो इसका मतलब अगर मैं इस सेक्शन का इलेक्ट्रॉन निकालूं तो मुझे पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं, है ना। तो कैसे निकलेगा, इसके लिए ये इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है, n। लो जी n। मैं कहता वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है तो कितना होता है, n इंटू 10। 50 मीटर क्यूब n इंटू 50, 20 मीटर क्यूब तो n इंटू v वॉल्यूम। अब क्योंकि ये छोटा सा है तो वॉल्यूम में dv भी ले सकता हूं, छोटे वॉल्यूम में dv। इसको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। 50 है, 50,000 है, 50 करोड़ है, कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। मगर मुझे क्या निकालना है, चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने आ गए और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि dq कितना आएगा मेरे पास, n। अब dv कितना आएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। एरिया इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, a, और इंटू में लेंथ। लेंथ कौन सा, dl होगा ना यहाँ पे, इंटू में e। इस dl की वैल्यू कितनी है, vd dt।
तो डी क्यू कितना हो जाएगा एन इंटू में ए, और डी एल की वैल्यू कितनी दे देंगे वी डी डी टी। इस डी को बहुत स्मॉल लिखना भाई, कहीं बड़ा लिख दो, कई जने ऐसे लिखते हैं वी डी डी टी, बड़ा ध्यान रखना नंबर कट जाते हैं। वी डी को बहुत स्मॉल लिखना है, वी डी इंटू डी टी इंटू ई। डी टी को आप यहाँ ले आओ, डी क्यू अपॉन डी टी, क्या बच गया एन ए, और यहाँ बचा वी डी और ई, ठीक है। तो डी क्यू अपॉन डी टी क्या बन गया आई, डी क्यू अपॉन डी टी क्या बन गया आई, है ना। और ये हो गया एन ई ए वी डी, ये रिलेशन है एन ई ए वी डी, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर। इस करंट को याद रखने का फॉर्मूला होता है वी ना। कैसे, आई इज इक्वल्स टू वी पहले लिख लिया, फिर ई, फिर एन, फिर ए, वीना। वीना से याद रख लो, करंट इज इक्वल टू वीना, ये रिलेशन है वी डी ई एन ए, वीना। शॉर्टकट याद रखने का, केवल भूल जाते हैं ना करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या, तो वीना याद रखोगे तो याद रहेगा। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। कई बार इसका जो है एक्सप्रेशन ही निकालना दे देते हैं 2 मार्क्स के अंदर, और कई बार इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दे देते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार पोज करो, नोट करो, फिर एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, उसका जवाब देना, ठीक है। चलो नोट कर लिया होगा। अब एक क्वेश्चन का जवाब दो आप मुझे। मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ मोटा है, यहाँ पतला हो गया, है ना। यहां से करंट फ्लो हुआ आई, तो क्या यहां से भी करंट आई फ्लो होगा, या करंट घट जाएगा या बढ़ जाएगा, बताओ, सोचो मन में और मेरे को बताओ, आंसर दो। करंट यहां से आई गया, तो यहां से आई उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जिन्होंने आंसर कहा कि आई यहां पे घट जाएगा, वो गलत है। जिन्होंने कहा कि आई यहां पे बढ़ जाएगा, वो भी गलत है। करंट जितना यहाँ है उतना यहाँ रहेगा। देखो एक फील को समझो, यहाँ जब भी करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर आपको फील करना हो, तो आप वो सिचुएशन याद किया करो कि पाइप में से पानी फ्लो कर रहा है। 11th क्लास में पढ़ा ना बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब देखो पाइप में से पानी फ्लो कर रहा है, उसको इमेजिन करो। अब पाइप कहीं मोटी हो चाहे कहीं पतली हो, मोटी हो चाहे पतली हो, पानी तो उतना ही निकलता है ना। देखो जैसे मान लो पानी को मुझे बहुत दूर तक पहुंचाना पाइप से है, तो आगे क्या करते हैं, अंगूठा अड़ा देते हैं, यानी उसके एरिया को कुल क्या कर देते हैं, एरिया को कम कर देते हैं। एरिया कम करने से क्या होता है, पानी दूर तक जाता है, बट पानी तो उतना ही जाता है ना, जितना पानी है उतना ही तो जाएगा। पानी का अमाउंट तो कभी चेंज नहीं होता था, सिर्फ उसकी स्पीड में चेंज हो जाता था, ज़्यादा स्पीड से जाता था, क्योंकि उतना ही अमाउंट भेजना है कम एरिया से। तो करंट तो उतना ही जाएगा, बट चेंज क्या आएगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड वी है, तो क्या यहाँ पर भी स्पीड वी रहेगी, नहीं। अब वी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ एरिया क्या हो गया, कम। यहाँ से देखो, अब यहाँ से अगर मैं वी निकालूंगा तो आई अपॉन एन ई ए आएगा। करंट तो कांस्टेंट है, उतना ही जा रहा है, चाहे छोटा एरिया हो चाहे बड़ा एरिया हो। एन और ई ये भी एक कंडक्टर के लिए फिक्स होते हैं, तो बच गया एरिया, यानी कि वी डी इनवर्सली टू एरिया। जहाँ एरिया कम होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तभी तो करंट बराबर करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे, छोटा एरिया है ना, पहले तो बड़ा एरिया था, आराम से निकल जा रहे थे, अब छोटे एरिया में से कम निकल पाएंगे, कम निकलेंगे तो करंट रिड्यूस हो जाएगा। करंट को बराबर रखना तो ज़्यादा चार्ज जाना चाहिए ना, तो ज़्यादा स्पीड से निकलेंगे, इसलिए वी आएगा। तो वी क्या हो जाएगा, इंक्रीज जब एरिया कम होगा। इसका मतलब एक मोटी वायर और एक पतली वायर हो, तो किसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अगर करंट दोनों से सेम जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या आंसर होगा, जिसका एरिया कम होगा वहाँ, यानी कि पतली वायर से स्पीड ज़्यादा होगी, मोटी वायर से स्पीड कम होगी। एरिया ज़्यादा होगा, स्पीड कम, एरिया कम, स्पीड ज़्यादा। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इससे पूछ ले जाते हैं, वायर से रिलेटेड ही। रेशियो पूछ लेंगे, रेशियो बताओ भी क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एरिया फलाना दिखड़ा, कई सारी चीज़ें जब क्वेश्चन ट्राई करोगे तो वो भी हो जाएंगे। बेसिकली क्या है, कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा है करंट के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, और रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
बहुत मज़ा आया होगा आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे और ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ के साथ जो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, और उसके भी अंदर की कुछ मिथ्स, कुछ अच्छी अच्छी मिस्ट्री जानेंगे जो आप अभी तक नहीं जानते हो। तो